नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान हाजिर उस वक्त अपनी बेहद खास पेशकश लेकर आपके दरमियान, जिसका नाम है खबर की तह तक। अपने इस कार्यक्रम में हम हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचते हैं जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती हैं, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो हेड्स, हमारे तमाम सीनियर साथी। आइए शुरुआत करते हैं, और आज सबसे पहले रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश का। एचआरटीसी दिवाली के लिए स्पेशल बसें चलाने वाला है। 2 दिन पहले 174 स्पेशल बसें चलाने का फैसला लिया गया है एचआरटीसी की तरफ से। 10 नवंबर को 92 अतिरिक्त बसें चलेंगी और 11 नवंबर को 82 स्पेशल बसें चलेंगी। इसके बाद दिवाली पर आसानी से घर लौट सकेंगे प्रवासी। एचआरटीसी परिचालकों ने अपना विरोध स्थगित कर दिया है। इसके लिए 20 नवंबर तक एचआरटीसी परिचालकों ने अपना फैसला टाल दिया है। तो अहम खबर हिमाचल प्रदेश से आपको दे रहे हैं। और हमेशा की तरह हमारे सभी साथी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आइए स्वागत करते हैं उनका। नासिर हुसैन देहरादून से मेरे साथ बने हुए हैं। नासिर, बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और चंडीगढ़ से हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आपका भी बहुत स्वागत है आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रदीप, आपका रुख करने पहले हिमाचल प्रदेश से पहली खबर हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। एचआरटीसी 2 दिन तक 92 और 82 इजाफी बसें चलाने वाला है दिवाली के त्योहार को देखते हुए। और इसे देखते हुए एचआरटीसी के परिचालकों ने अपना धरना प्रदर्शन भी खत्म किया है 20 नवंबर तक। कैसे समझेंगे इस खबर को प्रदीप? आम आदमी के लिए कितनी बड़ी खबर है ये? देखिए, जो लोग हिमाचल से बाहर काम करते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में है या फिर प्राइवेट सेक्टर में है, उनके लिए ये एक अच्छी खबर है और उनको भी एक सुविधा एचआरटीसी की तरफ से दी गई है। क्योंकि बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश के लिए अगर कोई सरकारी क्षेत्र का परिवहन का उपक्रम है तो वो एचआरटीसी है। एचआरटीसी की बसें ही चलती है, बाकी कोई निजी बसें, दिल्ली से शिमला की बात करें या कुल्लू मंडी की बात करें तो वहां के लिए बसें नहीं चलती है, तो सरकारी बसों पर ही निर्भर रहते हैं। और ऐसे में दीपावली आ रही है और 12 नवंबर को दीपावली है, तो उससे पहले लोग घरों को लौटते हैं। और यही वजह है कि एचआरटीसी ने अतिरिक्त बसें चलाई है। 174 बसें अतिरिक्त चलाई गई है और चलाने का निर्णय लिया गया है। 10 और 11 नवंबर को इन 2 दिनों में पहले दिन 92 बसें चलेंगी, दूसरे दिन 82 अतिरिक्त बसें जो है उसमें जोड़ी जाएंगी। और साथ ही जो 3 बसें हैं जो पहले से ही चलती रहेगी, क्योंकि ये दीपावली स्पेशल बसें होंगी। तो ऐसे में ये उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, उनके लिए काफी फायदेमंद ये सर्विस रहेगी। और इसमें चाहे दिल्ली में लोग रहते हैं, चंडीगढ़ में, हरियाणा के, पंजाब के कई क्षेत्रों में जो पड़ोसी राज्यों में काम करते हैं, या फिर इन राज्यों के अलावा भी दूर दराज क्षेत्रों जो जाते हैं, चाहे मुंबई है चाहे कहीं भी है, वो जब दिल्ली लौटते हैं तो वहां से उन्हें बसों के जरिए आना आसान हो जाएगा। ये 2 दिन तक बसें चलेंगी। और इसको लेकर पहले संशय चल रहा था। एचआरटीसी के परिचालक हैं, उन्होंने एक आंदोलन का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि हमारी जो वेतन बिस्तरियां हैं, अगर ये 8 नवंबर तक दूर नहीं की जाती हैं तो हम जो श्रम कानूनों के मुताबिक 8 घंटे की ड्यूटी होती है वही ड्यूटी हम देंगे, अतिरिक्त ड्यूटी हम नहीं देंगे। इसके साथ साथ बसों में लोडिंग भी नहीं की जाएगी, चाहे वो सामान की है चाहे वो अतिरिक्त यात्रियों को उसमें भरने की बात है, तो वो लोडिंग तो नहीं प्रदीप, होगी। 20 इस तारीख तरह तक से अपना धरना प्रदर्शन इन्होंने स्थगित किया है। क्या किसी की तरफ से समझाया गया था इनको, या खुद परिचालकों के संघ ने ये फैसला लिया है कि 20 तारीख तक अपना धरना प्रदर्शन कंटिन्यू नहीं रखेंगे लोग? बिल्कुल, देखिए, जब सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया कि दीपावली आ रही है और से भी चलानी पड़ेगी, क्योंकि यही वो दौर होता है जब एचआरटीसी की कमाई भी होती है, क्योंकि घाटे में एचआरटीसी चल रहा है। तो यही वजह रहेगी कि जो एचआरटीसी परिचालक यूनियन है उसने अपने स्तर पर ही इसका निर्णय लिया और इसमें कहा कि हम इसको 20 नवंबर तक स्थगित कर रहे हैं, लेकिन 20 नवंबर के बाद हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। उसमें जो 8 घंटे की ड्यूटी की बात, लोडिंग ना करवाने की बात है, ये 2 महत्वपूर्ण कदम पहले उठाए जाएंगे और आने वाले समय में अगर फिर भी नहीं, ये तो बड़े स्तर पर आंदोलन किए जाएंगे। इनका कहना यह है कि पूर्व में भी जब जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स थे उनकी जी तरफ से ये बातें कही गई थी कि जो एचआरटीसी जी। परिचालकों की मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी, लेकिन सत्ता में आने हम्म। पर तक 10 महीने में ठीक है प्रदीप, ऐसा अब देखते हैं कितना फायदा उठा पाते हैं लोग इस स्कीम का। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए हमारे दर्शकों को।
और यहाँ अब हम रुक करेंगे हरियाणा का यमुनानगर में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। दिन भर लोगों की समस्याएं सुनेंगे मुख्यमंत्री। अब से थोड़ी देर में गांव पावनी कला में जनसंवाद करेंगे। गांव बिलासपुर में सुबह 11:30 बजे जनसंवाद करेंगे मुख्यमंत्री और दोपहर 2:30 बजे साढौरा टाउन में भी जनसंवाद करेंगे। आज शाम गुरुग्राम भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ इस खबर पर बने हुए। जितेंद्र, आज दिन भर मसरूफ रहने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर में आज जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। 3 जगह कुल मिलाकर आज उनका जनसंवाद कार्यक्रम है। शाम में गुरुग्राम भी पहुंचेंगे। तफसील से बताइए मुख्यमंत्री का पूरा शेड्यूल जितेंद्र। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल से ही यमुनानगर के अंदर जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनका हल करने का काम भी मुख्यमंत्री की तरफ से जनसंवाद के इन तमाम कार्यक्रमों के अंदर किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम लगातार पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह जाकर के, अलग अलग जिलों में जाकर के, गाँव में जाकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया जा रहा है। खासतौर से अगर हम बात करते हैं, आज भी यमुनानगर के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद हैं। कल भी उनकी तरफ से जनसंवाद किए गए थे और इसी तरीके से 3 गांव के अंदर जो कार्यक्रम है वो रखे गए हैं और इन 3 गांव में जाकर के मुख्यमंत्री की तरफ से जो जनसंवाद है वो किया जाएगा। लोगों से रूबरू होंगे और सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उस पर भी जनमत संग्रह करने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया जाता है, क्योंकि परिवार पहचान पत्र हो या फिर पोर्टल की व्यवस्था हो, कई ऐसी जो चीजें हैं जो सरकार के स्तर पर जो योजनाएं हैं जो लाई गई हैं उनका फीडबैक लेने का काम जहां मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाता है, तो वहीं लोगों की कुछ समस्याएं भी जनसंवाद के दौरान देखने के लिए मिलती है, जिनका निवारण भी मौके पर मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाता है। हाल ही में हमने देखा था, इससे पहले करनाल के अंदर बस को लेकर के कुछ डिमांड जो है छात्रों की तरफ से की गई थी और अगले ही दिन जो है बस उस स्थान से चालू कर दी गई थी। इसी प्रकार से और भी जो समस्याएं होती हैं उसको लेकर के तुरंत आदेश जो है मौके पर मौजूद अधिकारियों को मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाता है। आज 3 जगह जो है यमुनानगर जगाधरी के अंदर जो कार्यक्रम है वो रहने वाले हैं और इसके बाद गुरुग्राम का जो दौरा है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का तय हुआ है, यानी गुरुग्राम और फरीदाबाद अगले मुख्यमंत्री की तरफ से उसके बारे में भी हम जानकारी जब ये कार्यक्रम होंगे अपने तमाम दर्शकों को देने का काम जी हम जानकारी जब ये कार्यक्रम होंगे अपने तमाम दर्शकों को देने का काम करेंगे। जी ठीक है जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। एक और अहम खबर का हम रुख कर रहे हैं, यहाँ फिर वापसी करेंगे आपके पास। बता दें अपने दर्शकों को कि पराली जलाने वालों के खिलाफ हरियाणा सरकार सख्त है। हरियाणा सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। 44 जगह पर फायर ब्रिगेड भेजकर आग बुझाई गई। हरियाणा ने पराली जलाने पर नियंत्रण के उपाय तेज कर दिए हैं। पराली प्रबंधन के लिए किसानों को 600 करोड़ रुपए सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। हरियाणा ने शुरू कर दिए पराली XC2 प्रबंधन नीति 2023। वहीं BS3-4 पेट्रोल और डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड हमारे साथ बने हुए, लगातार उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, पराली जलाने को लेकर हरियाणा सरकार अब और ज्यादा सख्त हो गई है। हालांकि इससे पहले भी सख्त कदम उठाए जा रहे थे सरकार की तरफ से। कई जगह पराली की आग बुझाई गई है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजकर, और अब हरियाणा ने पराली XC2 प्रबंधन नीति 2023 अपनाई है। जान सकते हैं जितेंद्र तफसील से कि ये किस तरह की नीति है, क्या होगा इसके तहत पराली जलाए जाने के मामलों को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, सीधे तौर पर पराली ना जलाने के पीछे सबसे पहली वजह जो है वो किसान को ये पता होना चाहिए कि वो पराली को के प्रबंधन को लेकर के किस तरीके के और जो फायदे हैं वो उठा सकता है। इसको लेकर के सरकार लगातार योजना बनाने का काम करती है और इसी प्रकार की योजनाएं जिससे किसान को पराली जलाने की बजाय उसको इनकम हो और जो मिट्टी की जो क्षमता है वो बची रहे, इस प्रकार की जो नीति है वो बनाई गई है, जिसके माध्यम से जो किसान है उसको पराली जलाने की जगह पराली से जो अर्निंग है, जो पैसा है वो मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ कल एक बड़ी बैठक मुमताज हुई थी, जिस बैठक के अंदर जो है केंद्रीय कैबिनेट सचिव की तरफ से ये बैठक ली गई थी और तमाम जो NCR से सटे राज्य हैं जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली की अगर हम बात करें तो मुख्य तौर से इस बैठक के अंदर वो मौजूद रहे थे और इस बैठक में
किस तरीके के कदम जो है वो स्टेट्स अपने स्तर पर उठा रहे हैं और पराली जलाने को लेकर के किसानों को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो इस प्रकार के कदम को ना उठाएं। इन तमाम विषयों को लेकर के चर्चा हुई थी। इसमें सबसे अहम बात ये रही है कि हरियाणा ने जिस प्रकार के प्रबंधन किए हैं उससे 38% तक जो कमी है वो पराली जलाने के आंकड़ों के अंदर देखने के लिए मिली है। वहीं पराली इसके बावजूद भी जो जल रही है उस पर एक बड़ा जुर्माना जो है वो लगाया गया है। 32 लाख से अधिक तक का भी जो जुर्माना है वो अभी तक लगाया जा चुका है। साथ ही दूसरी तरफ वाहनों की तरफ अगर हम नजर डालते हैं तो जो BS4 के जो डीजल वाहन है फरीदाबाद और गुरुग्राम से उन तमाम वाहनों को तुरंत प्रभाव से उन पर कार्रवाई करने की और उनको हटाने की बात जो है इस बैठक के अंदर कही गई है। पुलिस के अधिकारियों को ये बात कही गई है ताकि इस प्रकार की जो भी वाहन है जो लगातार प्रदूषण में इजाफा करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि काफी समय से इस बात को लेकर के चर्चा थी कि जो डीजल वाहन है उन्हें हटाया जाएगा। इसको लेकर के इससे पहले भी खबरें जो है वो आई थी, आदेश आए थे, लेकिन अब सख्ती से ये बात हरियाणा के मुख्य सचिव की तरफ से पुलिस अधिकारियों को दे दिए गए हैं कि जो इस प्रकार के वाहन है उन पर तुरंत कार्रवाई करके उन्हें फरीदाबाद और गुरुग्राम से बिल्कुल हटाया जाए। यानी ये सख्ती के आदेश। जितेंद्र, ये जो सब्सिडी का जिक्र आपने किया है, 600 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों को, ये किस तरह से दी जाएगी जितेंद्र? देखिए, बिल्कुल पराली के प्रबंधन को लेकर के अगर पराली किसान ना जलाए तो इसको लेकर के इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है। उन इक्विपमेंट्स के माध्यम से और जो पराली है उनके पेलेट्स बना करके जो है उठान उनका होता है, उसको लेकर के ट्रांसपोर्टेशंस जो है वो होते हैं। इन तमाम व्यवस्थाओं को करने में, इस पूरे प्रबंधन को करने को लेकर के जो खर्च होगा वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से करने का काम किया जाएगा और किसान को भी जो अर्निंग देने की बात की जा रही है वह भी इसी प्रकार से की जाएगी, ताकि जो मशीनरी है, क्योंकि काफी महंगी मशीनरी है पेलेट्स बनाने को लेकर के या फिर पराली के प्रबंधन को लेकर के जिनका इस्तेमाल किया जाता है, उन तमाम माध्यमों के अंदर जो खर्च होने वाला है वो किसान पर ना पड़े। क्योंकि किसान पर अगर इस तरीके का खर्च पड़ता है तो किसान को सबसे आसान रास्ता पराली को जलाने का जो है वो अख्तियार होता है। इसीलिए इस प्रकार का जो कदम है वो उठाया गया है ताकि इस तरीके की जो भी खर्च है वो सरकार की तरफ से उठाया जाए और वो इक्विपमेंट्स के माध्यम से हो या फिर पराली के पेलेट्स बनाने को लेकर के, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, या फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करें किसान की अर्निंग को लेकर। बेहद शुक्रिया जितेंद्र, इन तमाम खबरों की तह तक पहुंचने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम रुक करेंगे यहाँ उत्तराखंड का आज स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस पर देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री धामी ने बधाई दी है प्रदेशवासियों को। उन्होंने कहा, सभी अमर शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों को नमन करता हूं, सभी उत्तराखंड वासियों की सुख समृद्धि की कामना करता हूं। नासिर हुसैन देहरादून से मेरे साथी इस खबर पर बने हुए हैं। नासिर, आज उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस है, जाहिर है जश्न का माहौल है और राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन देहरादून में भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी है। क्या तैयारियां हैं आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए? नासिर, देहरादून में किस तरह का इवेंट आयोजित किया जा रहा है, कौन कौन यहाँ पहुंच रहा है? राज्य का स्थापना दिवस है। साल 2009 नवंबर को अलग अस्तित्व में आया था उत्तराखंड राज्य और तब से लेकर लगातार जो राज्य स्थापना दिवस है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और आज भी राज्य स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें सबसे खुशी की बात यह है कि इस बार जो राज्य स्थापना दिवस में उसमें जो भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू वो शामिल हो रही है। करीब 9:45 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुलिस लाइन पहुंची थी और उसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और साथ ही साथ लगातार तमाम अधिकारियों से मुलाकात की। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत भाषण चल रहा है और उसके थोड़ी देर के बाद राष्ट्रपति महोदय को स्मृति चिन्ह से नवाजा जाएगा और साथ ही साथ उसके बाद तमाम जो लोग हैं ठीक है जिनको राष्ट्रपति अवार्ड दिया जाना है वो उनको दिया जाएगा। इस अवसर पर तमाम जो यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति है वो यहाँ पर मौजूद हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं वो वहाँ पर उन्होंने राष्ट्रपति का स्वागत किया। तो बड़े ठीक है नासिर, हम यहाँ सीधे इसी कार्यक्रम का रुख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अपना संबोधन दे रहे हैं, इस खास कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें दिखाते हैं अपने दर्शकों को। तो देहरादून में खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आपने अपने जीवन में
सदा कर्म प्रधान विश्व करी राखा के सिद्धांत को सर्वोपरि माना है और विकट परिस्थितियों में भी, कठिन परिस्थितियों में भी आपने अपने विनम्रतापूर्व आचरण को बनाए रखा। आप सदैव सादा जीवन उच्च विचार के मूल मंत्र पर चलती रही हैं और यही कारण है कि आज जन जन के भीतर यही भाव है कि उनके बीच से निकली एक आम महिला देश की प्रथम नागरिक है। समय कम है, इसलिए मैं बहुत अधिक न बोलते हुए इतना कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मैं और मेरी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जनता के प्रति जवाबदेह है, भरोसेमंद है तथा अपने कार्य में दक्ष है। 23 वर्षों में पहली बार बहुत सारे काम हुए हैं। 23 वर्षों में पहली बार भर्तियों में घोटाले करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए हमने प्रदेश के अंदर सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। 23 वर्षों में पहली बार धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लागू किया गया है और इन 23 वर्षों में ही हमने लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है। 23 वर्षों में पहली बार उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने के लिए तैयारी की जा रही है। पहली बार प्रदेश की महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। पहली बार भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। इन 23 वर्षों में पहली बार राजस्व पुलिस की जगह रेगुलर पुलिस की तैनाती की जा रही है। पहली बार आपदा प्रबंधन पर विश्व स्तरीय कार्यक्रम उत्तराखंड में होने जा रहा है और 23 वर्षों में पहली बार उत्तराखंड डेस्टिनेशन के रूप में निवेश का हब बनने जा रहा है। हमने जो प्रयास किया है, हमने जो मेहनत की है, वो आप सबके समक्ष है और हमारा संकल्प है कि हम रुकने वाले नहीं हैं, हम थकने वाले नहीं हैं, लगातार इस प्रकार के प्रयत्न करते रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का एकमात्र लक्ष्य है उत्तराखंड का विकास करना। हमारा एकमात्र ध्येय है उत्तराखंड की प्रगति करना। अपने इस ध्येय की प्राप्ति के लिए हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ आपकी सेवा में जुटे हुए हैं। हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाएं और हमें विश्वास है आप सभी के सहयोग से हम इस लक्ष्य को हासिल करने में अवश्य सफल होंगे। आज के इस अवसर पर मैं कुछ आगे जो हमने काम प्रस्तावित किए हैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि प्रदेश की मातृशक्ति के समग्र विकास एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से हमने महिला नीति बनाई है जिसको अति शीघ्र लागू किया जाएगा। देवभूमि के भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु बाल श्रम उन्मूलन के लिए समस्त विभागों के समन्वय के साथ एक विशिष्ट कार्य योजना बनाई जाएगी। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के स्वप्न को साकार करने के लिए नशा मुक्त ग्राम और नशा मुक्त शहर की योजनाएं लाए हैं। ऐसे क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्य निर्माण में मातृशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और हमारी महिलाएं राज्य की रीढ़ हैं। जरूरतमंद परिवारों को आवश्यकता सहायता उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ की जाएगी। जिला स्तर पर इस तरह के आयोजन किए जाएंगे और राज्य सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। एक बार फिर से मैं अंत में माननीय राष्ट्रपति महोदय का उत्तराखंड पधारने पर पुनः हृदय की गहराइयों से उत्तराखंड वासियों की ओर से धन्यवाद करते हुए उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प को दर्शाने वाली इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि स्वप्न यही है, लक्ष्य यही है, उत्तराखंड को श्रेष्ठ बनाना है। सत्य यही है, संकल्प यही है, देवभूमि का मान बढ़ाना है। आगे ही बढ़ते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नासिर हमारे साथी बने हुए देहरादून से लगातार हमारे साथ। नासिर, राज्य स्तरीय कार्यक्रम देहरादून में आयोजित किया गया है
और इस मौके पर सीएम धामी ने अब तक के अपने वक्त में देहरादून के साथ साथ पूरे प्रदेश ने क्या सफर तय किया है उस पर भी रोशनी डाली। उन्होंने सभी लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। खासतौर से उन्होंने ड्रग्स पर बहुत फोकस किया कि ड्रग फ्री बनाने पर सरकार काफी जोर दे रही है। तो बड़े स्तर पर यह मुहिम चलाई जा रही है नासिर राज्य में। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो संबोधन था उसमें उन्होंने स्थापना दिवस के मौके पर तमाम प्रदेशवासियों को बधाई दी और उनकी जो उपलब्धियां, उनकी सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं और जो उनका जो कार्यकाल रहा है उसमें उन्होंने क्या कुछ कामकाज किया और आने वाले समय में क्या कुछ करना है, इन तमाम चीजों पर उन्होंने रोशनी डाली है और कहा है कि सरकार लगातार संकल्प है ले रही है कि वो उत्तराखंड राज्य के लिए विकास के लिए कार्य करेगा। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर क्योंकि राष्ट्रपति महोदय आज उत्तराखंड में है और ये बड़े हर्ष की बात है उत्तराखंड के लोगों के लिए कि वो उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस में शामिल हो रही हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद जो गौरव सम्मान है उससे तमाम जो अधिकारी कर्मचारी है उनको नवाजा जाना है जो गौरव सम्मान के पात्र हैं और साथ ही साथ उसके बाद क्योंकि राष्ट्रपति महोदय हैं तो ऐसे में उनके सम्मान में बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो इसीलिए एक लघु फिल्म उत्तराखंड के राज्य पर बनाई गई है। उत्तराखंड राज्य का सफर कैसा रहा उसका प्रदर्शन होना है। उसके बाद कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने हैं और उसके बाद पुलिस की तरफ से कुछ साहसिक जो कार्यक्रम रखे गए हैं उनका भी आयोजन होना है और करीब 11:20 तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। बहुत शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है क्योंकि राज्य का स्थापना दिवस है और ऐसे मौके पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन। ठीक है नासिर, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, इन अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुक करेंगे हम यमुनानगर का। हरियाणा के यमुनानगर के गांव मंडेबरी में एक के बाद एक 6 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 4 युवकों का तो परिवार के लोगों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन जैसे ही 2 युवकों को अस्पताल लाया गया तो पता चला कि इन लोगों की मौत का कारण जहरीली शराब पीना है। 6 लोगों की मौत के बाद गांव में मातम का माहौल है, लेकिन अब ग्रामीण इन सब की मौत के पीछे गांव में बिकने वाली शराब को वजह बता रहे हैं। यमुनानगर के गांव मंडेबरी में शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस बात की पुष्टि तो अभी पुलिस नहीं कर रही, लेकिन पुलिस इस मामले की कार्रवाई में जरूर जुट गई है। ग्रामीणों की माने तो इन लोगों ने गांव से ही शराब ली थी और शराब पीने के बाद कुछ को तो खून की उल्टियां आनी शुरू हो गई और कुछ लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। रजनी सोनी इस खबर पर बनी हुई है। रजनी, यमुनानगर में एक ही गांव के 6 लोगों की मौत ने सनसनी फैला दी है। गांव वालों का कहना है कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी इस मामले पर मौत की वजह की तस्दीक नहीं हो पाई है, लेकिन जान सकते हैं रजनी क्या है पूरा मामला। जी देखिए मुमताज, बहुत बड़ा मामला जो है यमुनानगर के मंडेबरी गांव से तमाम अपडेट दे रही है मेरे साथी रजनी सोनी। 4 लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 2 लोगों को जब अस्पताल से घर लाया जा रहा था तब लोगों को शक हुआ। लोगों के जहन में बात आई कि इन सभी लोगों ने एक साथ गांव से ही शराब लेकर पी थी और इसी वजह से इनकी मौत हुई होगी। हालांकि पुलिस ने अभी वजह की तस्दीक नहीं की। रखी थी, दारू पी गए, सब ने एक उल्टी लगी टोटली, इन्हें उठा के हॉस्पिटल में लेके वहाँ जाके 5-10 मिनट बाद अपना कोई एक बाद कोई ये पता नहीं कहाँ ये बिक रही कहाँ नहीं, उनको कुछ नहीं पता लग रहा। कितने जन की ठेकी बताइए ये सारी दारू जितनी भी 3, 2, 5, 7, 6 जन की हुई। रजनी बनी हुई हमारे साथ। रजनी, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक के बाद एक इतने लोगों की एक ही दिन में मौत हो जाना वाकई में एक हैरान कर देने वाला मामला है और जिसमें अब गांव के लोग जो हैं वो काफ़ी सख्ते में हैं और परेशान भी हैं, क्योंकि अभी तक जो सामने आया है गांव के लोगों का ये कहना है कि जो शराब है वो उन्होंने पी है, जहरीली शराब ये हो सकती है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई है। हालांकि इसमें एसपी गंगाराम पुनिया ने भी ये कहा है कि जिस तरह से ये बात सामने आई है कि जो जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की
मौत हुई है उसमें कुछ लोगों को उन्होंने गिरफ्तार करने की बात भी कही है और कुछ की जांच जो है वो वहां पर की जा रही है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने जो है वहां पर कई टीमें जो है रात को भी गई थी और वहां पर दबिश भी दे रही हैं, गांव में दबिश दे रही हैं, लेकिन गांव में अभी जो है काफी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। जी शुक्रिया रजनी, आपका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।